बच्चों, आज हम आपको थॉमस हॉब्स के व्यक्तिवाद के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 ईस्वी में मेम्सबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था और उसके पिता वेस्टपोर्ट के पादरी थे और अपने क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पिता ने एक अन्य पादरी पर हमला कर दिया था, जिसके कारण उन्हें अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी को छोड़ करके निर्वासित होना पड़ा था और पिता की अनुपस्थिति में हॉब्स का पालन पोषण उनके चाचा ने ही किया था। थॉमस हॉब्स बचपन में बहुत ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने 4 वर्ष की छोटी उम्र से ही अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख लिया था और 6 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रीक और लैटिन का अध्ययन शुरू किया था। 14 वर्ष की आयु में यूरिपाइडिस की द मीडिया का ग्रीक से लैटिन भाषा में अनुवाद किया और 15 वर्ष की आयु में वह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उन्होंने एडमिशन ले लिया और उसके 5 वर्ष बाद विश्वविद्यालय में प्रचलित उस समय के स्कॉलास्टिक शिक्षा पद्धति के प्रति तीव्र घृणा लेकर के स्नातक किया। 1608 ईस्वी में जब उनकी आयु केवल 20 वर्ष की थी, वह इंग्लैंड के कैवेंडिश नामक एक संभ्रांत उच्च कुल में विलियम कैवेंडिश, जो बाद में डिवोनशायर के अर्ल हुए, उनके शिक्षक नियुक्त हुए और उस परिवार से उनका बहुत लंबे समय तक संबंध बना रहा। इसके बहुत ज़्यादा हमें इनके जीवन परिचय के बारे में नहीं जानना है, हमें केवल ये जानना है कि थॉमस हॉब्स की रचनाएं क्या थीं। थॉमस हॉब्स की रचनाओं में सबसे पहले आती है डी सिवे, जो 1642 में जो उन्होंने लिखी थी और इस डी सिवे में हॉब्स ने संप्रभुता की व्याख्या की है और उसकी परिभाषा की है। और उन्होंने इसके अलावा जो दूसरी बुक है उनकी डी कॉरेपोरे, उसमें उन्होंने बताया है मनुष्य के स्वभाव के बारे में और ये कहा स्पष्ट किया है कि जनता को संप्रभु शासक का विरोध क्यों नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो तीसरी बुक आती है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने कानून की व्याख्या की है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है उनकी लेवियाथन, और लेवियाथन में हॉब्स के राजनीतिक विचारों का सर्वोत्तम परिचय मिलता है। यह हॉब्स की एक अमर कृति है जिसके 4 भाग हैं। पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था है, दूसरे में राज्य की उत्पत्ति, तीसरे में चर्च और राज्य के संबंध, और इस पुस्तक के अंतिम चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों का विवरण किया गया है। और एक इसी जो इनकी किताब है लेवियाथन, इसका मतलब होता है एक विशालकाय समुद्री राक्षस, जिसके माध्यम से हॉब्स जो है समझौते से उत्पन्न संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य शक्ति का स्वरूप प्रतिपादित करना चाहता है। और उसने अपनी इस रचना के मुख्य पृष्ठ पर इसे सब मनुष्यों से मिलकर बनने वाले एक विराट पुरुष यानी एक महामानव के रूप में चित्रित किया है। यानी महामानव यानी लेवियाथन की सारी देह छोटे छोटे मनुष्यों से भरी हुई है, जो इस बात को बताती है कि सबसे अपने अधिकार इसे देकर सामाजिक समझौते से प्रभुसत्ता संपन्न लेवियाथन का निर्माण किया गया है। तो मुकुट मंडित लेवियाथन के दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में धर्मदंड धारित किए हुए महामानव खड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि शासन और धर्म दोनों ही क्षेत्रों में उसे सर्वोच्च अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए वे पर क्या कहते हैं कि हॉब्स की कृति जो लेवियाथन है वो राजनीतिक विचारों के इतिहास में संपूर्ण संप्रभुता की एक व्याख्या है। इसके बाद में हम आते हैं हॉब्स के व्यक्तिवाद पर। हॉब्स का व्यक्तिवाद, हरमन एक विचारक हैं जो ये कहते हैं कि यद्यपि हॉब्स उन प्रतिबंधों का स्वीकार करता है जिन्हें संप्रभु व्यक्ति पर आरोपित कर सकता है, तथापि उसके सिद्धांत में व्यक्तिवाद के शक्तिशाली तत्व मौजूद हैं। सेबाइन के अनुसार लोक का पूर्वगामी होने के चलते हॉब्स को पहला दार्शनिक माना जाता है, जिसके दर्शन में व्यक्तिवाद का आधुनिक तत्व मिलता है। वास्तव में अगर हम देखें तो लेवियाथन का जो 11वां अध्याय है उसमें मनुष्य पर वे व्यक्ति के महत्व पर बिना वर्गभेद के बल देते हैं। यानी हॉब्स का जो व्यक्तिवाद है वो अनुभव सिद्ध है, धर्मनिरपेक्ष है और
पहली किसी धारणा पर आधारित नहीं है। हॉब्स संप्रभु द्वारा जीवन रक्षा में असफल रहने पर व्यक्ति का विरोध का अधिकार प्रदान करता है और यह अधिकार व्यक्ति को खतरे के समय अपना निर्णायक स्वयं बनने की आज्ञा प्रदान करता है। यानी वो ये कहता है, हॉब्स ये कहता है कि व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि जहाँ कानून मौन होता है वहाँ पर व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है और व्यक्ति एकाकी होता है और व्यक्ति की जो अपनी इच्छाएं होती हैं, जो उनके विचार होते हैं, उन्हें किसी भी विशेष नियमों से नहीं बांधा जा सकता। इसलिए हॉब्स ये कहते हैं कि व्यक्ति बिल्कुल अलग अलग इकाई है, राज्य बाहर की वस्तु है, यानी यह एक ऐसी शक्ति है जो उन्हें एकता के सूत्र में बांधती है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति के स्वार्थ से अलग किसी संस्था का उद्देश्य न हो सकता है और न ही होना चाहिए, क्योंकि राज्य का जन्म क्यों होता है? राज्य कृत्रिम संस्था होती है और राज्य का जन्म प्रजाजनों की, जनता की सहमति से ही होता है। जब व्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है तब हॉब्स विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को विद्रोह करने का अधिकार भी प्रदान करता है। वो ये कहता है कि जब उसे लगे जनता को कि उसकी संप्रभुता खतरे में पड़ रही है तो वो किसी भी तरीके से अपना विद्रोह कर सकता है। हॉब्स का जो लेवियाथन है वो व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक ग्रंथ है। मैक्सी एक प्रमुख विचारक हैं। वो ये कहते हैं कि हॉब्स का लेवियाथन केवल संप्रभुता के सिद्धांत का और राज्य को एक साधन के रूप में मानने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हॉब्स के दर्शन में निरंकुशता का प्रतिपादन देखने को मिलता है। तो कुछ पॉइंट हमें यहाँ देखने को मिले हैं कि वास्तव में हॉब्स क्या कहना चाहता है अपने व्यक्तिवादिता के रूप में। तो वो ये कहता है एक व्यक्तिवादी के रूप में हॉब्स का जो व्यक्तिवाद है वो केवल इस बात पर आधारित होता है कि हॉब्स इस संसार की रचना व्यक्तियों से मानता है और वो ये कहता है कि हॉब्स का व्यक्तिवाद समझौते की स्थिति में भी व्यक्तियों के व्यक्तित्व को नष्ट नहीं होने देना चाहता। यानी व्यक्तियों के जीवन का अधिकार हॉब्स के समझौते में व्यक्तिवादी तत्व को दर्शाता है। अतः हॉब्स के दर्शन में व्यक्तिगत इच्छाएं ही मूल रूप से मानी जाती हैं। इसलिए एक व्यक्तिवादी के रूप में हम जब हॉब्स को पढ़ना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे पहले कि चिंतन का केंद्र बिंदु कौन होता है? व्यक्ति होता है। हॉब्स व्यक्ति को एक मूल इकाई मानता है क्योंकि व्यक्ति ही उसके संपूर्ण राजनीतिक चिंतन का केंद्र बिंदु होता है। समाज एक प्राकृतिक या स्वाभाविक संस्था नहीं है, अपितु व्यक्तियों का समूह मात्र है। इसलिए हॉब्स ने मानव प्रकृति का एक पक्षीय चित्रण किया है। उसने व्यक्ति के दुर्गुणों पर भी प्रकाश डाला है, परंतु उसने व्यक्तिवाद की परंपरा के आधार पर राज्य की स्थापना का आधार व्यक्तियों की सहमति को ही माना है कि जब व्यक्ति सहमत होंगे तभी राज्य अस्तित्व में आ सकता है। हॉब्स का व्यक्ति पूर्ण रूप से एकाकी है। हॉब्स कहता है व्यक्ति को अपने चिंतन का आधार बनाना चाहिए। व्यक्ति ने राज्य की स्थापना अपने हित के लिए की है, न कि राज्य जो है वो व्यक्तियों के हित के लिए। व्यक्ति जो है राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए उसकी स्थापना करता है और समझौते का विरोध भी व्यक्ति अपने आत्मरक्षा के अधिकार के लिए कर सकता है। तो इसलिए हॉब्स का चिंतन जो है वो व्यक्ति पर आधारित है। इसके बाद आता है पॉइंट समानता का समर्थन। यानी हॉब्स सभी व्यक्तियों को अन्य व्यक्तियों की तरह समान मानता है। हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक शक्तियाँ तो भिन्न हो सकती हैं, लेकिन इस स्थिति में व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की कमी मानसिक शक्ति से और मानसिक शक्ति की कमी शारीरिक शक्ति से पूरी हो जाती है। इसलिए हॉब्स जो है लोकतंत्रीय शासन की समानता को नहीं मानता, वो प्रजातंत्र को पूर्ण रूप से
अस्वीकार करता है और वह केवल व्यक्तियों की समानता को ही महत्व देता है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है, राज्य एक कृत्रिम संस्था है। राज्य, स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। हॉब्स राज्य को दैवीय संस्थान मानता है। दैवीय शक्ति क्या होती है? जो दैवीयता के आधार पर हम उसको निर्मित करते हैं, समझौते के द्वारा निर्मित संस्था मानता है। एक समझौते के आधार पर राज्य को निर्मित किया गया है। तो हॉब्स ये कहता है कि व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था से निकलने के लिए अपने ऊपर शासन करने का अधिकार एक संप्रभु को दे दिया है। यानी हॉब्स ने एक ऐसे संप्रभु की कल्पना की है जो व्यक्तियों के आधारभूत हित यानी आत्मरक्षा की रक्षा कर सके, राज्य में शांति व्यवस्था कायम कर सके। इसलिए व्यक्तियों ने अपनी सारी स्वतंत्रता समाप्त करके स्वयं उन पर प्रतिबंध लगा दिया और निरंकुश राज्य की स्थापना की। इसलिए हॉब्स जो है अन्य व्यक्तिवादियों की तरह राज्य को दैवीय या प्राकृतिक संस्था नहीं मानते, बल्कि उसको व्यक्तियों के द्वारा निर्मित एक संस्था मानते हैं। इसके बाद में आता है व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत का प्रतिपादन। यानी हॉब्स द्वारा प्रतिपादित राज्य के जितने भी निषेधात्मक कार्य होते हैं वो व्यक्तिवादियों के अनुरूप होते हैं। राज्य का उद्देश्य यथार्थवादी तथा बौद्धिक होता है। व्यक्ति की रक्षा के लिए आंतरिक शांति और व्यवस्था, बाह्य आक्रमण से रक्षा करना, ये सारे कार्य राज्य के होते हैं। इसलिए हॉब्स व्यक्ति के जीवन और कार्यों में राज्य के अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोधी होता है। तो हॉब्स के अनुसार कानून का उद्देश्य केवल व्यक्ति के समस्त कार्यों पर प्रतिबंध लगाना है जो सार्वजनिक शांति और व्यवस्था को भंग करते हैं, न कि व्यक्ति के समस्त कार्यों में हस्तक्षेप करता है। यानी कानून का उद्देश्य उन कार्यों पर प्रतिबंध लगाना है जो व्यक्ति की शांति और व्यवस्था को भंग करता है, न कि व्यक्ति के जो अपनी शक्तियाँ, अपनी जो उनकी कार्य होते हैं उसमें कोई हस्तक्षेप करने का कार्य राज्य का नहीं होता। इसके अलावा हॉब्स के अनुसार व्यक्ति को आत्मरक्षा के सिद्धांत के तहत विरोध करने का भी अधिकार दिया गया है, जिससे कि संप्रभु आत्मरक्षा के अधिकार की सुरक्षा करने में असफल रहता है। इस प्रकार हॉब्स ने व्यक्ति के अंतःकरण तथा विश्वास संबंधी स्वतंत्रता को स्वीकार किया है। यदि राज्य अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो जाए तो व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा के लिए इस तरह का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए जो हॉब्स का व्यक्तिवादी सिद्धांत है, इसमें हॉब्स को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अलावा समाज और राज्य व्यक्तिगत उद्देश्य के साधन है। व्यक्तिवादी हॉब्स ने समाज और राज्य को व्यक्तिगत उद्देश्य का साधन मान लिया है। वो ये कहते हैं हॉब्स के दर्शन में सामाजिक कल्याण पूर्णतः गायब हो जाता है और उसके स्थान पर पृथक पृथक स्वार्थों के कुल योग की स्थापना होती है। ये सेबाइन ने उनकी आलोचना करते हुए लिखा है। लेकिन वास्तव में हॉब्स के दर्शन का उद्देश्य व्यक्ति है, न कि समाज या राज्य। इसलिए हॉब्स का जो राज्य है और उसके कानून तभी तक औचित्य रखते हैं जब तक कि व्यक्तियों को वो पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा व्यक्तियों को शासन के विरोध करने की पूर्ण स्वतंत्रता, व्यक्ति की आत्मरक्षा का अधिकार संप्रभु को सौंपा गया है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य ने इसी अधिकार की सुरक्षा के लिए समझौता किया और सारी शक्तियाँ संप्रभु के ऊपर छोड़ दी। यदि संप्रभु यानी एक संप्रभु व्यक्ति आत्मरक्षण के अधिकार का उल्लंघन करता है या वह इस अधिकार की रक्षा करने में असमर्थ होता है, तो ऐसी दशा में
संप्रभु के आधारभूत दायित्वों का पालन नहीं किया जा सकता। तो इसलिए व्यक्तियों को संप्रभु का विरोध करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। हॉब्स कहता है कि अपनी आत्म सुरक्षा के लिए व्यक्ति अपने सारे अधिकारों का परित्याग करके संप्रभु को असीम सत्ता प्रदान करते हैं। यदि संप्रभु व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो व्यक्तियों को उस संप्रभु के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्राप्त होता है। तो इसलिए संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह करने का अधिकार व्यक्ति की शक्तियों को और भी बढ़ावा दे देता है। यानी विद्रोह का अधिकार रखने होने पर व्यक्ति और भी अधिक शक्तिशाली या ताकतवर हो जाता है। तो हॉब्स लिखता है कि प्रजा संप्रभु की आज्ञा उसी समय तक मानने के लिए बाध्य है जब तक कि उसमें प्रजा को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति है। अर्थात जब तक प्रजा की का संरक्षण राज्य के द्वारा किया जाता है तभी तक प्रजा उसको स्वीकार करेगी, अन्यथा प्रजा जो है उसका विद्रोह कर देगी। तो इसलिए हॉब्स ने व्यक्ति के आत्मरक्षा के अधिकार को सर्वोच्च माना है और इसलिए यह अधिकार उसे व्यक्तिवादी सिद्धांत के रूप में बताता है कि वास्तव में किस तरह से वो एक सिद्धांतवादी विचारक है। इसके बाद में आती है हॉब्स के व्यक्तिवाद की तुलना। हॉब्स के जो भी आलोचक हैं वो हॉब्स की विभिन्न तरह से आलोचना करते हैं। कितनी भी हम उसकी कमियां निकाल दें, कितना भी हम ये कह दें कि हॉब्स में ये कमियां हैं, लेकिन वास्तव में हॉब्स व्यक्ति के हित का प्रबल समर्थक है। हॉब्स व्यक्ति को अपने संपूर्ण चिंतन का केंद्र मानता है। हॉब्स का सारा दर्शन व्यक्ति की भय तथा आत्मरक्षा की भावना पर आधारित होने के कारण व्यक्तिवादी है। हॉब्स को आधुनिक संप्रभु राज्य का जनक माना जाता है और इसके अलावा हॉब्स अपने ग्रंथ में जो भी तर्क देता है वो जनता के हित में, व्यक्तियों के हित में अपने तर्कों को देता है। लेकिन उसके बाद भी जो आलोचक हैं जिन्होंने हॉब्स के व्यक्तिवाद के विरुद्ध अपनी आलोचनाएं दी हैं वो इस प्रकार हैं कि आलोचकों के अनुसार हॉब्स ने अपने राजनीतिक दर्शन में जानबूझकर व्यक्तिवादी तत्वों को प्रमुखता नहीं दी। वह एक सर्वसत्तावादी राज्य की रचना करना चाहता था। इस तरह से आलोचक उसकी आलोचना करते हैं। दूसरी बात, आलोचक कहते हैं कि हॉब्स का जो व्यक्तिवाद है वो आलोचकों के मध्य में उसके भौतिकवाद का परिणाम है, न कि राजनीतिक विषय के रूप में व्यक्ति में दिलचस्पी का। तीसरी आलोचना कहते हैं कि आलोचक कहते हैं कि हॉब्स का व्यक्तिवाद राज्य के व्यक्तियों के लिए लाभकारी तब होता है जब संप्रभु को सामाजिक समझौते में सम्मिलित करके उससे कुछ शर्तें स्वीकार कराई गई होती हैं। लेकिन अगर हम उस समझौते में उस संप्रभु को नहीं सम्मिलित करेंगे तो फिर उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह जाता। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि हॉब्स ने राज्य के व्यक्तियों के लिए जो महत्वपूर्ण स्वतंत्रताओं का जिक्र किया है और जिस लेवियाथन या संप्रभु को उसके कानून निर्माण की शक्ति दी है वह दार्शनिक प्रतिबंधों को मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता। इसके अलावा हॉब्स का जो व्यक्तिवाद है प्रशंसा और उल्लेख का पात्र बन जाता जबकि हॉब्स द्वारा मानव स्वभाव के चित्रण के सिलसिले में मनुष्य के महान गुणों का विवरण दिया होता। इसमें हॉब्स ने अपने व्यक्तिवाद में मनुष्य के गुणों का कोई भी विवरण नहीं दिया है, जबकि हॉब्स ने केवल मनुष्य को स्वार्थी, झगड़ालू, अहम और महत्वाकांक्षी ही माना है। लेकिन कितना भी हम इनकी आलोचना कर लें, इतने आलोचकों के बाद भी हॉब्स के व्यक्तिवाद के महत्व को हम कम नहीं कर सकते। उसने राज्य के व्यक्ति को एक अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शासक की रचना की। उसने व्यक्तियों को कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान किया।
उसका संपूर्ण राजनीतिक दर्शन व्यक्ति प्रधान हो जाता है। वास्तव में हम ये कह देते हैं कि हॉब्स ने अपने जीवन में सदा भयभीत रहने वाले या सदैव सुरक्षा खोजते रहने वाले अपने सिद्धांत की रचना व्यक्ति के ताने बाने से ही की है, जिससे कि हॉब्स जो है वो उन व्यक्तियों को महान स्थान प्रदान करता है, जिससे कि उनको किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसलिए हॉब्स का जो राजनीतिक चिंतन है, हॉब्स का जो व्यक्तिवाद है, वो राजनीति शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वेपर कहते हैं कि हॉब्स एक असाधारण रूप से एक सुसंगत विचारक है। हॉब्स के रूप में हमारी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को एक ऐसी खान मिली है जिसका खोदना उनके लिए श्रेयस्कर है, क्योंकि उससे बहुमूल्य धातु निकलती है। और मैक्सी भी कहते हैं कि हॉब्स अंग्रेज जाति के महान विचारकों में से एक था और उसका प्रभाव राजनीतिक दर्शन पर तब तक बना रहेगा जब तक कि लोग राजनीतिक विषयों पर चर्चा करेंगे। उसकी पुस्तक लेवियाथन उस समय की परिस्थितियों पर आधारित होने के बावजूद भी आज के युग में राजनीतिक चिंतन में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन में उसके व्यक्तिवाद को, उसके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। उस महान राजनीतिक दार्शनिक की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। धन्यवाद।